बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के माबैन तनाज़े को कम करने के लिए वफाकी काबीना ने इस पर जोर दिया है और पाकिस्तान ने कहा है कि वह ईरान के साथ तनाज़े को बढ़ाना नहीं चाहता बल्कि हालात को मामूल पर लाना चाहता है। दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने भी बातचीत की और इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि ये तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए और दोनों मुल्कों को सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए। अब देखना यह है कि हालात आने वाले दिनों में किस रुख पर जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ममालिक को सब्र का मुज़ाहरा करते हुए किसी ऐसी टेंशन की तरफ नहीं जाना चाहिए जिससे खित्ते का अमन भी ख़राब और दोनों मुल्कों के माबैन जो एक दरीना तल्लुकात हैं वो भी मुतासर हों। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर सियासत की बात की जाए, आज अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो काफ़ी अरसे से चाहते हैं कि बातचीत हो और सियासतदान हमेशा बातचीत ही करते हैं। इससे पहले भी PDM के साथ बातचीत का दरवाज़ा खोला गया, बातचीत हुई, लेकिन PDM की हुकूमत जो थी उस वक्त जस्टिस बंदियाल की मौजूदगी में इंतखाबात नहीं करवाना चाहती थी। मौजूदा इंतखाबात की मुहिम के हवाले से भी और जो कुछ हो रहा है उस पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की और ये कहा कि एक कंट्रोल्ड किस्म की पार्लियामेंट लाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ललकार रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ को जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है, मुस्लिम लीग नवाज के कायद हैं, और बार बार ये बात कह रहे हैं कि एक शख्स चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहता है और अगर वह वज़ीर आज़म बन गया तो इंतकाम की सियासत दोबारा से शुरू होगी, रौनक की सियासत से दोबारा से उसका आगाज़ हो जाएगा। जबकि मरीम नवाज शरीफ साहबा ये कह रही हैं कि आज मैदान खाली है, उनके मुखालफिन उनके सामने मौजूद नहीं है बल्कि भागे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई उनके मुखालफिन भागे हैं या भगाए गए हैं। इस पर भी बात होगी आज के प्रोग्राम के अंदर। दूसरा, हाफसाबाद में भी जलसा किया मियाँ नवाज शरीफ ने। आज जलसे से मरीम खिताब करने गई, मियाँ नवाज शरीफ खिताब करने नहीं गए। सोशल मीडिया पर एक तनकीद की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ ने कल का खिताब भी सिर्फ 10 मिनट किया, कोई तफसीली खिताब नहीं किया, पाक ईरान मामले पर बातचीत नहीं की और मुल्क की सियासत की बातचीत नहीं की। क्यों इलेक्शन फीका फीका है? क्यों ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात अब भी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है? ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शबीला फ़ारूकी साहबा, सीनियर साफ़ी सीनियर तजज़ियाकार हसन अयूब सब हमारे साथ मौजूद है और कुछ ही देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जनाब निहाल हाशमी साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे किया जाए तो आज इमरान खान साहब ने जो बात की, अगरचे वो गैर रस्मी बातचीत है, जेल में उन्होंने मीडिया अरकान से बातचीत की है, लेकिन इमरान खान साहब जिस चीज़ का तज़किरा आज कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सियासतदान को बातचीत करनी चाहिए, मैं 19 मार्च से ही कह रहा हूँ कि बातचीत का अमल शुरू हो। लेकिन दूसरी तरफ उनके मुखालफिन ये कहते हैं कि इमरान खान ने ख़ुद ये फ़ैसला किया था कि ना वो किसी से बातचीत करेंगे, ना पीपल्स पार्टी से, ना PMLN से, ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में आकर बैठेंगे, ना अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाएंगे। ये दरवाजे इमरान खान साहब ने खुद बंद किए थे। जी, मेरे ख्याल से ये आप बहुत ही लंबे फेज की बात कर रहे हैं। हमने हमेशा ये कहा है पिछले 1.5 साल के अंदर कि एक मौजू के ऊपर हम लोग हर वक्त हर किसी से बात करने को तैयार हैं, वो है साफ शफाफ फौरी इलेक्शन। इसके अलावा जो मौजूआत हैं उसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कल भी थे आज भी हैं। हमें जिन बात पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आया कर देता हूँ। हम नहीं बिलीव करते कि नैब की तरामीम जो की गई वो कोई मुल्क के मफाद में की गई, ठीक, इसके वो पहले नैब में उन्होंने जो कानून तब्दील किया है, ये अब नैब की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे जो चार्जेस वो लगा रही है। ये वाइट कॉलर क्राइम के लिए दुनिया में कहीं नहीं होता। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज, जो इंतखाबात के सिलसिले के लिए कानून बनाए गए, इलेक्शन लॉज में तरमीम करना पाकिस्तान के आइन को तबाह करने के मुतरादिफ है और उसको पामाल करने के। फिर जो PDM की हुकूमत ने अवाम का हलवाड़ा कर दिया, ठीक, जो 40% महंगाई तक पहुंचा दी, जो पेट्रोल की कीमत और बाकी अशिया की कीमत और जो गवर्नेंस का मॉडल उन्हीं ने पेश किया, जी जी,
उसके बाद उनका साथ देना या उनसे बात करना, जो अपने आप को पंजाब का सुपरमैन और पाकिस्तान स्पीड का दावा करते हुए, और जो उनके तजर्बाकार लोग थे, जैसे कि हमें तो सिलेक्टेड कहते थे, नाहल कहते थे, ना तजर्बेकार कहते थे। ये तजर्बाकार लोगों की टीम ने जो इस मुल्क की मईशत का साथ जो कुछ किया वो पाकिस्तान के अवाम ने भुगता। जो आए थे जल्द से जल्द इंतखाबात कराने, वो क्यों पीछे हटे रहे? क्यों पंजाब में 90 दिन से आगे चलने दिया, केपी में आगे दिन से चलने दिया, खुद केयर टेकर सेटअप में किया। फिर ये जो सेंसस को अप्रूव किया वो भी गैर आईनी अप्रूव किया। इतने गैर आईनी इक़दाम के जो सियासी जमातें साथ देती रहे, उनको पाकिस्तान की से क्या मोहब्बत, उनको सिर्फ इक़्तिदार से मोहब्बत है। वरना पहले वो पाकिस्तान के आइन की तहफ़्फ़ुज़ की बात करते, जो कि उन्हें नहीं की। बिल्कुल ठीक। शबीला फ़ारूकी साहबा, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि बातचीत हो सकती है साफ शफाफ इलेक्शन के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी तकारीर कुछ हमारे सामने है, जिसमें वो मुसलसल कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सब के लिए होनी चाहिए, लेकिन गिला शिकवा पीटीआई का अब भी मौजूद है कि हमारे लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है। क्या महज ये ज़बानी कलामी है कि कहा जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सियासी जमातें आपस में बैठ के मुज़ाकरात ना करें, बातचीत ना करें, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर ना करें, क्योंकि पीडीएम की हुकूमत में रहते हुए आप ये बातचीत के मामलात को आगे बढ़ा सकते थे, पीटीआई को एतमाद में ले सकते थे? जी शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से तो बिल्कुल जवाब दे सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। चाहे वो दौर हो जब आईजीआई बनाई गई, चाहे वो दौर हो जब पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाई गई, चाहे 2013 का वक्त हो जब आपको याद होगा कि एएनपी और पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिकल कैंपेन ही नहीं कर पाती थी क्योंकि बम धमाके हो जाते थे। एक बहुत ही सिक्योरिटी की अजीब व गरीब हालात थे। और उस दौर में भी आपको याद होगा कि आरओ के इलेक्शन हो गए थे। वो जमातें जो तालिबान को सपोर्ट करती थी, जिनको कहती थी कि जी हमारे भाई हैं, जिनके दफातर खोल रहे थे, वो जमातें कैंपेन कर रही थी, जिसमें पीटीआई भी शामिल है। उसके बाद आपने देखा 2018 का इलेक्शन। 2018 के इलेक्शंस के अंदर आरटीएस बैठ गया। 2 घंटे क्या हुआ आज तक कौम को नहीं पता चला। ना किसी को कोई जिम्मेदारी ठहराई गई कि जनाब इतना बड़ा इलेक्शन 2 घंटे आरटीएस बैठ गया और वो इलेक्शन ही मुतनाज़ा हो गया। उसके बाद बहुत सारे मामलात हुए, इवेंचुअली फिर पीडीएम बनी और लॉन्ग मार्च हुई और फिर वो वज़ीर आज़म घर गया। तो आज तक हमें नहीं पता चला, ना कोई तहकीकाती कमेटी बनी, ना किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 16 माह आपके पास नहीं थे पीडीएम के पास कि वो ये तहकीकात कर लेती? मलिक साहब, हम ये तहकीकात कराने नहीं आए थे, हम 16 माह के लिए आए थे और उस दौरान इससे बहुत बड़े बड़े पेचीदा मसाइल थे। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि वो जो आरटीएस बैठाने के नतीजे में जो एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, वो मुल्क को दिवाली की तरफ ले गई थी। और अगर उस 16 माह के अंदर पाकिस्तान वो लोन सिक्योर ना करता तो शायद दिवालिया हो जाता। तो आज हालात ही बहुत ज़्यादा इतने बदतरीन होते, तो क्या इलेक्शन होना था, क्या कुछ और होना था। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या इस वक्त क्या सिनेरियो है। इस वक्त भी आप देखें कि सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सैलाब जदगान के घर बना रही थी, वो असेंबलियां डिसॉल्व होते ही यहाँ पर वो फंड्स रोक दिए गए। बाकी सूबों में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद आप देखें कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद 8 पुलिस अफसरान सिंध के अंदर उनका तबादला किया गया। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हवाले से हमने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा खतूत लिखे हैं, जिसमें हम शुरू से एतराज़ करते रहे कि जी वफाक के अंदर भी ऐसे इंटरिम वज़रा बैठे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक पीएमएलएन से है और ये न्यूट्रल सेटअप नहीं हुआ। एक आप पे शायद नोटिस लिया, कोई हटा नहीं हटा, लेकिन बहरहाल वो सिनेरियो वहीं का वहीं रहा। अच्छा, अब मज़े की बात यह है मलिक साहब कि इस वक्त अगर आप एक सिनेरियो देखें तो एक मखसूस जमात को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हम सबको नजर आ रहा है, इंडिपेंडेंट तज्जियाकार, इंडिपेंडेंट अखबारात, ये सब बात कर रहे हैं इसके ऊपर
कि जनाब एक जमात है जो क्लेम कर रही है कि हम पंजाब से 125 सीटें ले जाएंगे, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही। जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं ना, तो आपके पास एक मंशूर होता है, आप अवाम के पास वो मंशूर लेके जाते हैं। इन जमातों में से किसी भी जमात का कोई मंशूर सामने नहीं आया। मुझे नहीं पता ये इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि मैदान में तो कोई नहीं है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ शर्मिला फारूकी साहब। हसन अयूब साहब से भी तजिया ले लें। हसन अयूब साहब, शर्मिला फारूकी साहबा को आपने सुना, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बात की इलेक्शन के हवाले से, शफाफियत के हवाले से। ये तासर क्यों पैदा हो रहा है जिसकी बात शर्मिला साहबा कर रही हैं कि एक मखसूस जमात उसको पंजाब के अंदर जो है वो बिल्कुल एक खुलम खुला उसको सपोर्ट हासिल है। फिर साथ ये आज कहना मरीम नवाज़ साहबा का कि हमारे मुखालफिन मैदान में नहीं है। मुखालफिन मैदान में कैसे होंगे जब लोगों को इलेक्शन न लड़ने दिया जाए? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। देखिए, शर्मिला फारूकी साहिबा पॉलिटिशियन है, उनको हक है कि वो जिस तरह अपनी तनकीद करना चाहें और जिस पर करना चाहिए उनका हक है। और उनकी जमात बड़ी अच्छी इंतखाबी मुहिम चला रही है और मेरा नहीं ख्याल कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इनकी जमात को किसी भी हद तक या किसी भी तरीके से कोई शिकायत होनी चाहिए। बिलखुसूस आज़ादाना तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी अपने तूफानी दौरे भी कर रहे हैं और अपने तूफानी किस्म के जलसे भी कर रही हैं। लाहौर में देख लें, केपी में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, सिंध में देख लें, और बड़े अच्छे क्राउड को भी वो पुल कर रहे हैं। तो एक अच्छी मुहिम, अगर किसी की सबसे अच्छी इंतखाबी मुहिम चल रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज ने तो अभी स्टार्ट ली है, अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। और जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो अभी तक इंतखाबी मुहिम का एक ही जलसा किया, अहमदाबाद वाला, और जिसके अंदर भी जैसे आप फरमा रहे थे कि उन्होंने बड़ी मुख्तसर जो है वो तकरीर की है। शायद उनका जो मंशूर है जब तक वो तक पब्लिक नहीं होता तो इससे पहले शायद उन्होंने गुरेज किया जो अपना इंतखाबी मंशूर देने के हवाले से अपनी तकरीर में। तो जहां तक रहा सवाल पंजाब के अंदर एक मखसूस जमात को ज्यादा सहूलतकारी फराम होने का, तो ये तो सवाल फिर जो साबिक प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, ये उनसे करें, क्योंकि वो तो उनका बेटा है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो हालिया इंटरव्यू उनका देखा, उसमें तो मैंने खुद अपने कानों से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ये कहता हुआ सुना कि मोहसिन नकवी आज भी मेरा बच्चा है। तो उस लिहाज से अगर उनका वो बेटा है तो वो तो बिलावल के भाई हो गए। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं, काबिल इज्जत है, उनको चाहिए कि ये सवाल तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से पूछे कि आपका बेटा हमारे साथ क्यों कर रहा है। एक बात तो ये होगी जी। जहां तक दूसरी बात आ गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आप यकीन करें कि इनके साथ आप जो मर्जी कर रहे हैं, इन्होंने शोर तो मचाना है, क्योंकि इनके पास कारकर्दगी अभी बिल्कुल सिफर है कि इंतखाबात में जाएंगे तो अपनी क्या डेवलपमेंट बताएंगे दुनिया को या आवाम को। अब उसमें इनके पास एक ही बहुत अच्छा नैरेटिव है, और नैरेटिव बिल्डिंग में यानी पीटीआई के नजदीक भी कोई जमात नहीं आती। वो बड़े ऐसे तरीके से अपने आप को बेचारा और मजलूम जाहिर कर रहे हैं और बेचारगी का वोट लेना चाह रहे हैं। अब यानी आप ये देख लें कि इनके अपने कई कायदीन ऐसे हैं जो कि एब्सकॉन्डर हैं, उनको उनके ऊपर मुकदमात थे, वो एब्सकॉन्डर हो गए। जब एब्सकॉन्डर हैं तो एब्सकॉन्डर के तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, फिर उसके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हो सकते। इन्होंने तो यहाँ तक भी किया कि यानी ऐसी जगह पर जहां पर अभी कन्विक्ट हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान अहमद याजी साहब, इसके बावजूद उनके हवाले से उन्होंने जो है वो लिटिगेशन की कि किसी तरीके से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए। लेकिन जब एक बंदा कन्विक्ट हुआ हो, उसकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड है, वो भी उनका इकोटल नहीं हुआ। जब इकोटल नहीं है तो वो किस तरीके के साथ उनको जो है वो दोबारा इंतखाब में हिस्सा लेने दिया जा सकता है। ठीक है, निहाल हाशमी साहब, जिसका तस्करा हम अक्सर करते रहते हैं कि PMLN पंजाब के अंदर अपने आप को समझती है कि वो इलेक्शन जीत रही है या मजबूत जमात तस्वर की जाती है, वहाँ पे भी मियाँ नवाज शरीफ का कल का सिर्फ जलसा हाफिजाबाद वाला 10 मिनट का खिताब, हालांकि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे उस वक्त कहा जा रहा था कि वो जाके एक मोमेंटम बना देंगे, जलसे करेंगे, पूरी कंपेन को लीड करेंगे, जिसके नतीजे में इलेक्शन का एक माहौल भी बनेगा। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के अंदर जलसे कर रहे हैं, लेकिन PMLN की लीडरशिप, आज मरीम साहबा गई एक जलसे के अंदर, लेकिन उस तरीके से इंतखाबी मुहिम शुरू ना करना या एक मोमेंटम ना बनाना, PML की स्ट्रेटजी क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक साहब, आप मुझे बताइए, जितने बड़े जलसे हुए PMLN के, क्या उतने बड़े जलसे बिलावल साहब ने पूरे पाकिस्तान में कहीं कर पाए? नहीं। अगर चेयर से खिताब करने को आप जलसा कहते हैं तो फिर तो उस तरह का जलसा हमने नहीं किया।
मगर अभी तक ये चौथा जलसा हमारा हो गया है। और हमारे जो ऑर्डिनरी कारकुन्स हैं, जो MNAs हैं, जो फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो हर रोज, कल भी मैं जहाँ से पीपुल्स पार्टी समझती है उनका गढ़ है कराची में मलिर, कल आप अपने नुमाइंदे से पूछिएगा कि मैं जाम कोर्ट से लेकर के मेमन कोर्ट पे एक रैली निकाल रहा हूँ तो कितना बड़ा होगा। हमने यहाँ भी बहुत काम कर रहे हैं, डेली हम जलसे जुलूस कर रहे हैं, हर जलसे जुलूस को रिपोर्ट नहीं किया था। अब जहाँ तक रह गया मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े कायद हैं, वो जहाँ पे मुनासिब समझेंगे वहाँ पे जाएंगे। हमारी जो दिलेरी और हमारे जो फायर ब्रांड मुकर्रिर है पूरे पाकिस्तान के, बल्कि वो मरियम नवाज साहब है, तो वो रिप्रेजेंट कर रही है पाकिस्तान के यूथ को और हमारी पार्टी को। नियाला हाशमी साहब, वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार तो मियाँ नवाज शरीफ ही हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बड़ी तनकीद है, वो कहते हैं एक शख्स चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है, दोबारा से वही इंतकाम की सियासत का आगाज़ हो जाएगा। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन के उन्होंने क्या कुछ कर लिया, कब चौथी बार बनना चाहते हैं? जी, आपका सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। अल्लाह, अवाम और काम, ये तीनों चीज अगर आपको चौथी नहीं 14वीं बार भी बनाना चाहे तो वो बंदा बनने का अहल है। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बन के उन्होंने सिर्फ इतना किया कि कराची से लेकर पेशावर को मोटरवे से मिला दिया, जो शेर शाह सूरी के ग्रैंड टर्न रोड के बाद पहली बार ऐसा हुआ। उन्होंने ग्वादर पोर्ट को मोबिलाइज किया, उन्होंने कराची एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को तामीर किया, उन्होंने एक जदीद ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम येलो कैब लेकर आया, उन्होंने ग्रीन चैनल अप्लाई किया, उन्होंने नौजवानों के हाथ से हथियार और जो मंशियात है उसको फेंकवा करके उनके हाथों में लैपटॉप दे दिया, उन्होंने 16 एकड़ जमीन दिए गरीब हारियों को, उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना दिया, उन्होंने CPEC ले आया, उनके दौर में जो GDP था वो था 5.8, उनके दौर में कराची में अमन आया, तो और क्या लेके आए। अब बिलावल साहब के जो पार्टी का दौर रहा है सिंध में 15 साल का, इसमें 22,000 फंड इनको एलोकेट हुआ। कराची को उन्होंने मोहनजोदारो से भी आगे वाले ले गए। अब मोहनजोदारो का नंबर बाद में आता है, कराची का नंबर पहले आ जाता है। यहाँ पे स्कूल उनके अपने वजीर कहते हैं कि 9,000 घोस्ट स्कूल है, 9,000, 9 नहीं, 900 नहीं, 90 नहीं, 9,000 घोस्ट स्कूल इन्होंने 15 साल में बनाया है। इन्होंने सैलाब-ज़दा खान को आबाद नहीं कर सके। कराची के जो रोशनियां थी वो बेरौनक हो गया। हाँ, ये जरूर हुआ है कि कराची के जमीनों पे कब्जा हुआ है, नौकरियों पे कब्जा हुआ है, मसाइल पे कब्जा हुआ है, सिस्टम बनाया, एक 2 नंबरी सिस्टम बनाया जिसमें हर चीज पे काबिज हो गए। कोई बताए मुझे एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, कोई एक ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट। निहाल साहब, यही आपके सवालात रखते हैं शर्मिला फारूकी साहब के सामने, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद।